हेलो गाइस, तो हम लोग अपने मशीन लर्निंग सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में देखने वाले हैं एक नया मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं नेव बायस एल्गोरिथम। अब जो ये नेव बायस एल्गोरिथम है ये स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए मदद करता है। व्हेन आई से क्लासिफिकेशन गाइस, दोनों बाइनरी क्लासिफिकेशन और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन ये आराम से सॉल्व कर सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहली बात तो अगर हमको नेव बायस के बारे में समझना है, आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक है प्रोबेबिलिटी और एक है बायस थ्योरम। ये दोनों अगर आप समझ जाते हैं उसके बाद आपको समझना पड़ता है कैसे ये बेस थ्योरम हम लोग नेव बायस एल्गोरिथम में यूज़ करते हैं। तो उसका भी मैथ्स इंट्यूशन हम लोग कंप्लीटली देखेंगे। आई होप कि मैंने फीचर इंजीनियरिंग से पहले बेस थ्योरम भी थोड़ा समझा दिया था, बट आप टेंशन मत लीजिए, वहाँ समझ में नहीं आया हो तो मैं इसको पूरा डिटेली इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे मैं बोला, एजेंडा ये रहेगा। पहली बात तो प्रोबेबिलिटीज़ में बारे में समझेंगे। इसमें दो स्पेसिफिक टॉपिक, एक है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में समझेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे बेस थ्योरम एंड फाइनली हम लोग चलेंगे नेव बायस मैथ्स इंट्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए फर्स्ट प्रोबेबिलिटी के बारे में ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो होगा मेरा वो होगा प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में जो पहला चीज़ आपको समझना है वो है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ डेफिनेटली एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स में लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल, रोलिंग अ डायस। एक डायस है जिसका 6 फेस होता है, उसके आउटकम्स क्या क्या है आपके आउटकम्स पता है डाइस का, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लूडो खेला होगा बहुत लोगों ने। तो इतने सारे आउटकम्स आते हैं बेसिकली जब भी हम रोल अ डाइस करते हैं। अब इस केस के इवेंट में इस इवेंट में अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कैलकुलेट करने की कोशिश करें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो ऑब्वियसली आपको पता है आंसर क्या आएगा, 1/6। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी कैलकुलेट करूं तभी भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी कैलकुलेट करूं तो प्रोबेबिलिटी 1/6 ही आएगा। तो इसका मतलब जो भी आउटकम का मैं प्रोबेबिलिटी ढूंढने जाऊं तो बेसिकली उसका आउटकम हमेशा वो प्रोबेबिलिटी आउटकम आएगा 1/6। ठीक है, अब इस काइंड के इवेंट को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि एक इवेंट दूसरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं चेंज कर रहा है। उसका मतलब यहां पे जो मैं प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहा हूं 1 का, इसके चलते प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रहा है। हर एक इवेंट में यही सेम प्रोबेबिलिटी होता है विथ रिस्पेक्ट टू 1 एलिमेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसका मतलब ईच एंड एवरी इवेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे वाले में जिसको हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। अब डिपेंडेंट इवेंट्स में अगर मैं एक एग्जांपल बोलूं, ठीक है, मेरे पास एक बैग ऑफ मार्बल्स है लेट्स से। अब ये बैग ऑफ मार्बल्स में मेरे पास 3 ऑरेंज मार्बल, ठीक है, और 2 येलो मार्बल है लेट्स कंसिडर। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चन अब पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रिमूविंग अ ऑरेंज मार्बल एंड देन अ येलो मार्बल। ठीक है, अगर अब मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है और इसको हम इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को हम डिपेंडेंट इवेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये बैग से हम लोग पहले ऑरेंज मार्बल निकालेंगे तो हमको पहले प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं यहां का जो मार्बल्स प्रेजेंट है बैग में वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो भी नेक्स्ट इवेंट हम लोग करने वाले हैं उसको डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा, क्योंकि जो सेकेंड इवेंट में ना टोटल नंबर ऑफ मार्बल 4 होगा। ठीक है, तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो फर्स्ट कैलकुलेशन में क्या करूंगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज। लेट्स से कि मैं ऑरेंज मार्बल निकाल रहा हूं, ठीक है, इस बैग में से, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी, इट्स वेरी सिंपल, 3/5। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 5 है और 3 है, तो यहां पे ये फर्स्ट इवेंट रहा मेरा। ठीक है, जहां पे हम लोग ने ऑरेंज मार्बल निकाल दिया। अब ऑरेंज मार्बल निकालने के बाद ये नंबर 1, अब नंबर 2 में हमको क्या करना है, हमको येलो मार्बल निकालना है। तो येलो मार्बल में अब मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो क्या होगा, अब देखिए इस केस में जो मेरा बैग होगा ना उसमें सिर्फ 4 मार्बल रहेंगे बाकी, है ना, उसमें सिर्फ 4 मार्बल रहेंगे, 2 ऑरेंज और 2 येलो, राइट, क्योंकि यहां से एक निकल गया है, राइट।
अब इस केस में जब प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो हम लोग ढूंढेंगे तो यहाँ पे कितना येलो है, 2 है, डिवाइड बाय 4, तो ये मेरा सेकेंड इवेंट का, सॉरी ये मेरा सेकेंड इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो गया, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ये फर्स्ट इवेंट, ये सेकेंड इवेंट, ठीक है। अब ये दोनों को अगर कंबाइन करना है, अब इस इवेंट को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं गाइस, देखिए इस जो इवेंट है ना हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन ऑरेंज इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ऑब्वियसली 2/4, है ना। तो ये पूरा का पूरा आउटपुट आ गया मेरा 2/4। और इस प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं, ये वाले प्रोबेबिलिटी को, इस प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्यों कंडीशनल, क्योंकि एक इवेंट हो चुका है, उस इवेंट के कंडीशन में करंट का इवेंट का क्या प्रोबेबिलिटी होता है। जैसे ओ इवेंट हो चुका है तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन ओ हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया। तो अगर मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों इवेंट को कंबाइन करूंगा। अब ये दोनों इवेंट को कंबाइन करने के लिए हम लोग नोटेशन ऐसे लिखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज एंड येलो, मतलब पहले ऑरेंज हुआ उसके बाद येलो मार्बल निकल रहा है, इज नथिंग बट, ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दीजिए। फर्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ मल्टीप्लाइड बाय जो मेरा ये वाला है, तो हम लोग ऐसा लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन ओ, और इस टर्म को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इस टर्म को बोलते हैं हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, देखिए बहुत सिंपल है, इसका आउटपुट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो का, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज मार्बल इज नथिंग बट 3/5, और ये वाला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन ओ, इट इज नथिंग बट 2/4। तो फाइनली अगर मैं कैलकुलेट करूं इट विल बी नथिंग बट 3/10। तो ये मेरा स्पेसिफिकली प्रोबेबिलिटी हो गया फॉर ओ एंड वाई। अब इस इक्वेशन से ना गाइस हम लोग बेस थ्योरम डिराइव करते हैं, ठीक है। तो लेट हम लोग एक बुकिश मतलब जहां पे जनरल की बहुत सारे बुक में इक्वेशन लिखते हैं ना, उस तरीके से लिखेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सेम ऐसे ही, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो ये हो गया मेरा बेस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं बेस थ्योरम। अब यही थ्योरम यूज करके जहां पे हमको सिर्फ प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना है ना, हम लोग यही चीज नेव बायस में यूज करेंगे, इसलिए बोलते हैं नेव बायस, बायस मतलब बायस थ्योरम, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि बायस थ्योरम से हम लोग कैसे प्रॉबेबली एक नेव बायस एल्गोरिथम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ओके सॉरी गाइस, ये है ना, ये अभी मैं बेस थ्योरम नहीं बोलूंगा, ठीक है। ये हम लोग फिलवक के लिए एक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। यहां पे कोई भी बेस थ्योरम ये नहीं है, ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा मिस हो गया था। ये इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन है एक स्टार्टिंग पॉइंट आपके बेस थ्योरम को डिराइव करने के लिए। तो मैं ये कंपोनेंट लूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब हम डिराइव करेंगे बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा इस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए, क्योंकि दोनों कम्यूटेटिव है, राइट, कम्यूटेटिव, ये जो एंड ऑपरेशन है कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन से भी कैलकुलेट करने जाऊं और पहले बी का इवेंट देखो और ए का इवेंट देखो, या ए का और बी का इवेंट देखो, तो इसका आउटपुट सेम आने वाला है, ठीक है। अब इसको हम लोग एक्सपैंड कर देंगे, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या लिख देंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ठीक है। और सिमिलरली यहां वाली इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। सेम थिंग है, देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम है। जो हम लोग इसका इक्वेशन को एक्सपैंड किया ना, वही यहां पे एक्सपैंड कर दिए, इसके लिए भी इसके लिए भी, बस ए एंड बी को हम लोग स्विच कर दिए, ठीक है। अब फाइनली मैं क्या करूंगा, ये जो है मेरा इक्वेशन यहां पे लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। मैं सिर्फ इसको यहां पर रखा और बाकी सबको नीचे भेज दिया। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए डिवाइडेड बाय, अब ये बी नीचे जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब जब ये इक्वेशन हम लोग डिराइव करते हैं ना, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बेस थ्योरम, ठीक है। पुराने वाले नहीं,
इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बेसिकली बेस थ्योरम। मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मेरे को वहाँ पे, बट यही थ्योरम हम लोग स्पेसिफिकली यूज करेंगे अपने नेव बायस में टू फाइंड आउट द आउटपुट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हम लोग ने बेस थ्योरम कैसा डिफाइन किया था। अब हर एक कंपोनेंट्स के बारे में ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बी हैज अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन ए हैज अकर्ड। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स को हम लोग ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया सो दैट आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले। अब ये इक्वेशन हम कैसे यूज करते हैं मशीन लर्निंग में, क्योंकि आप तो बोल ही रहे हैं सर क्रिश ठीक है इतने सारे इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं ये इक्वेशन कैसे डेटा सेट में अप्लाई होता है, और हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे, बहुत मजा आएगा गाइस। अब आप देख पाएंगे कि भाई एक सिंपल सा मशीन जो मैथमेटिकल इक्वेशन है इतना अच्छा बेस थ्योरम का कितना इजीली यूज होता है एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए। तो यूजुअली आपके कोई भी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको एक डेटा सेट दिया रहता है, राइट। अब ये डेटा सेट में लेट्स कंसिडर कि मेरे पास 3 इनपुट फीचर है, x1, x2, x3, और मेरे पास आउटपुट फीचर है, ठीक है। अब यहाँ 3 इनपुट फीचर में कुछ वैल्यूज होगा, मेरा आउटपुट लेट्स से बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो येस और नो आते रहेगा, राइट। ऐसे कुछ वैल्यूज बनते जाएंगे, ठीक है, ऐसे 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 नो, ऐसे 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 यस, ठीक है। तो लेट्स कंसिडर कि ये मेरे पास एक छोटा सा डेटा सेट है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अगर हमको क्या करना होता है, देखिए ये आउटपुट प्रेडिक्ट करना होता है, राइट, मॉडल से। पहली बात तो ट्रेन करेंगे ही हम लोग x1, x2, x3 आउटपुट से, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या है, हमको इनपुट लेना है और आउटपुट प्रेडिक्ट करना है। तो हमको क्या चेक करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर आप ये इक्वेशन देखेंगे, इवेंट ए है, राइट। इवेंट ए क्या होगा, मेरा ये आउटपुट वैल्यू होगा, ठीक है। अगर मैं ये आउटपुट को y बोलूं, ठीक है, ये मेरे आउटपुट को y बोल देता हूं, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x1, x2, x3, ये प्रेडिक्ट करना है अपने को, है ना। ये ऑब्वियसली प्रेडिक्ट करना है हम लोग को, क्या यही प्रेडिक्ट करना है कि मेरा आउटपुट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा y का गिवन x1, x2, x3। अब अगर मैं ये इक्वेशन को एक्सपैंड करूं तो कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, x2, x3 गिवन y। देखिए यही है ना, ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a है मेरे सेकंड इक्वेशन में। मैं बेस थ्योरम यहां पे फिर से दिखा देता हूं आपको, ठीक है, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं यहां पे कॉपी कर दिया, अकॉर्डिंग टू द बेस थ्योरम मैं यही लिखूंगा इक्वेशन। देखिए अभी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a तो मैंने लिख दिया, y है। अब जो नेक्स्ट वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a है, b क्या है, x1, x2, x3। यहां पे देखिए b यही है, राइट, b x1, x2, x3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन y डिवाइडेड बाय, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या है, देखिए ये केस में ये स्पेसिफिकली a है, ये स्पेसिफिकली b है, राइट। तो यहां पे मैं लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या है, x1, x2, x3। अब ये सिंपल सा इक्वेशन से लेके हम लोग ये प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटपुट देख लेते हैं बेस्ड ऑन द इनपुट फीचर्स, और ये इस तरीके से नेव बायस क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा सबका प्रोबेबिलिटीज, और फाइनली हम लोग को आउटपुट मिलेगा। बट आप सोच रहे होंगे क्रिश कैसे कैलकुलेट होगा, आप इतना भी बता दीजिए, कैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 आएगा, x2 आएगा, x3 आएगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ y आएगा, वो भी हम लोग बेसिकली बात करेंगे। चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं ये इक्वेशन को फिर से लिख देता हूं, ठीक है, ये इक्वेशन को मैं फिर से लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। अब ये इक्वेशन को हम लोग थोड़ा और एक्सपैंड करेंगे। देखिएगा इस बहुत ही प्यारा इक्वेशन है, इट्स ऑल अबाउट सिंपल मैथमेटिक्स। आपने प्रोबेबिलिटीज के स्टेटमेंट किए होंगे स्कूल डेज में, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ y। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, x2, x3 गिवन y। तो अगर मेरे को इसको एक्सपैंड करना है ना, बहुत ही सिंपल है, मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन y मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन y मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 गिवन y, ठीक है। और ये डिवाइड कर दूंगा, देखिए ऐसे ही एक्सपैंड होता है ना, जो प्रोबेबिलिटी आपका x1, x2 हम लोग ऐसे तरीके से एक्सपैंड करेंगे। अब यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं, लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मल्टीप्लाइड बाय, यहां भी मैं एक्सपैंड करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x3, ठीक है। ये मेरा हो गया पूरा इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा,
ये सेम जो मेरा डेटा सेट है ना, ये डेटा सेट को लेता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ये डेटा सेट से हम बहुत कुछ डिफाइन करेंगे। देखो ये मेरा डेटा सेट हो गया, ठीक है। अब ये डेटा सेट में हमारा मेन एम क्या है, हम लोग ये स्पेसिफिक इनपुट फीचर लेते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं व्हाट इज द आउटपुट, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से व्हाट इज द आउटपुट हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। अब ये इक्वेशन लेके हम लोग को क्या प्रेडिक्ट करना है, हम लोग को आइदर यस या नो प्रेडिक्ट करना है। तो वाई में कितने कैटेगरीज है, यस और नो। तो हर एक कैटेगरी का मेरे को कितना प्रोबेबिलिटी आएगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू यस गिवन x1 x2 x3, ठीक है। अब मैंने बस इतना ही चेंज किया है इक्वेशन को, मैं यहां भी प्रोबेबिलिटी ऑफ यस ही ढूंढ रहा हूं, बट यस y इज इक्वल टू यस जब होता है तो हम उसको कैसे लिख सकेंगे, हम उसको लिख पाएंगे इस तरीके से। देखिए अब y मेरा यस है, ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, राइट, मल्टीप्लाइड बाय यही सेम इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन y मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन y मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 गिवन y, राइट। ये तीन हमको कैलकुलेट करना है, राइट, यही सारा चीज। उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा किससे, y मतलब यस। अभी इस केस में y का वैल्यू हम लोग प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, y इज इक्वल टू यस, ठीक है। अब यहाँ पे सिमिलरली हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, मैं फिर से इसको लिख देता हूँ, ठीक है गाइस, मैं थोड़े नया लाइन में लिख देता हूँ सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है, नहीं तो ये बहुत इंटरफेरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को फर्स्ट क्या कंप्यूट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू यस गिवन x1 x2 x3, ठीक है, ये कंप्यूट करना है। और एक और चीज क्या कंप्यूट करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू नो गिवन x1 x2 x3, राइट। अब ये दो चीज ही कंप्यूट करना है ना, y में मेरे पास दो कैटेगरीज है, अगर y में तीन कैटेगरीज होता तो मैं तीन कैटेगरीज के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ढूंढता, और जिसका भी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है वो स्पेसिफिक आउटपुट होगा। लेट्स से कि इसका प्रोबेबिलिटी हाई है तो मेरा इसका आउटपुट होगा यस। अब यही सेम चीज मैं यहां पे लिख देता हूं और इसको एक्सपैंड करता हूं। अब देखिए क्या आएगा, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ यस मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन यस, देन x1 मतलब फीचर x1, ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन यस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 गिवन यस, ठीक है, ये तीन हो गया। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, ऑब्वियसली आपने इक्वेशन देखा ही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x3, ठीक है, डन। बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया मेरा, राइट। अब सिमिलरली इक्वेशन नो के केस में क्या होगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन नो मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 गिवन नो, ठीक है। अब नो 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 आ गया, पहले यस यस आता था, राइट। अब ये डिवाइड होगा किससे, ये डिवाइड होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x3। अब एक चीज आप कॉमन समझिए, यहां पे ना ये दोनों डिनोमिनेटर जो है सेम है दोनों इक्वेशन के लिए, तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, सो वी कैन रिमूव दिस, क्योंकि दोनों यस और नो में सेम ही है, हम लोग को इससे ही डिवाइड करना है। अब लेट्स से कि इसका जो आउटपुट है हमारे पास आता है 0.60 और इसका आउटपुट प्रोबेबिलिटी आता है 0.40। अब आपको पता है ये वाला ज्यादा है, तो जो भी न्यू टेस्ट डेटा का जो भी ये x1 x2 x3 फीचर्स के हिसाब से इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1, क्योंकि 1 इज डिनोटिंग यस। अगर इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता तो 0 आता, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा इक्वेशन नेव बायस एल्गोरिथम का, बहुत ही सिंपल है गाइस। देखिए बेस थ्योरम ही हम यूज कर रहे हैं, अब मैं यही इक्वेशन लिखते 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 इतना बड़ा कर दिया आपके लिए, राइट। अब ये सब एल्गोरिथम तो 2 लाइन में एग्जीक्यूट कर देता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैथमेटिकल इंट्यूशन समझने का, ठीक है। तो चलिए अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब क्या करूंगा, मैं डेटा सेट लूंगा और इसी के हिसाब से, इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स गो अहेड एंड सी दैट पर्टिकुलर एग्जांपल। तो गाइज हम लोग ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब सॉल्व करने वाले हैं नेव बायस एल्गोरिथम से। ऑब्वियसली इंटरनली बेस थ्योरम यूज होगा ही होगा। अब ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग डिसीजन ट्री में भी देखे थे, तो यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास 4 फीचर है 1 2 3 4 और हमको प्रेडिक्ट करना है वेदर द पर्सन विल प्ले टेनिस और नॉट। और ये सॉल्व करने के लिए हम लोग यही सेम इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू x गिवन x1 x2 x3। अब ये जो x1 x2 x3 है ना, वो ये वाले फीचर से रिप्लेस हो जाएगा। बट उससे पहले आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, यहां पे हमको सब चीज का प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीचर 1 विथ रिस्पेक्ट टू यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 विथ रिस्पेक्ट टू यस, ये सारा चीज हमको स्पेसिफिकली ढूंढना है। तो चलिए अब हम लोग ये सारा चीज ढूंढते हैं और ट्राई टू फाइंड आउट करते हैं क्या क्या होने वाला है। अब यूजुअली फर्स्ट में मैं आउटलुक फीचर लूंगा और आउटलुक फीचर के रिलेटेड जितने भी प्रोबेबिलिटीज है ना, वो सब मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आउटलुक मैंने यहां पे ले लिया। ठीक है, और यहां पे हम लोग बेसिकली प्रोबेबिलिटीज ढूंढेंगे। और बट उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आउटलुक में आप ये फाइंड आउट करिए कितने कैटेगरीज है। तो आप कैटेगरीज पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो यहां पे सनी, ओवरकास्ट और रेन। तो मैं यहां लिख देता हूं 3 कैटेगरीज, सनी, ओवरकास्ट एंड रेन। ठीक है, अब इतना हो गया। आपको पता है आपका आउटपुट क्या है विथ रिस्पेक्ट टू सनी। मेरा आउटपुट यस या नो है कि सनी के हिसाब से आइदर नो आएगा और यस आएगा। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन यस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन नो। इसका मतलब क्या, अब ये जो जितने भी सनी यस कितने नंबर्स आते हैं ना, हम लोग कोशिश करेंगे टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट गिवन यस, उसके बाद दिस इवेंट गिवन यस, दिस इवेंट गिवन यस, सिमिलरली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट गिवन नो। तो ये सारा चीज यस और नो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी गिवन यस। ठीक है, अब पहली बात तो हमको देखना है जब जब सनी है ना आउटलुक में कितने यस है टोटल। तो देखिए सनी के केस में आपको प्रोबेबली 1 यस यहां मिल रहा है, 2 यस यहां पे मिल रहा है। तो मेरा जो अपडेटेड वैल्यू होगा वो 2 होगा। ठीक है, सिमिलरली ओवरकास्ट के केस में कितने यस है तो आप कैलकुलेट करिएगा, गिनिएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने डिसीजन ट्री में भी किया है, इसलिए मैं बता रहा हूं। और यहां पे रेन के केस में 3 यस आएगा। सिमिलरली मैं नो के पॉइंट ऑफ व्यू से गिनूं तो 3 0 2 आएगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुका हूं, आपको बस गिनना है कितना यस और कितना नो है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी गिवन यस, ठीक है, गिवन यस आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी ढूंढना है गिवन यस। तो सनी के केस में कितना टोटल यस है वो सारा चीज कंप्यूट करके आपको बेसिकली ढूंढना है। तो यहां पे देखिए ये यस को नहीं लेना है। देखिए गाइस, ये यस नहीं लेना है, टोटल नंबर ऑफ यस कितना है वो आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ यस कितना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल मेरे पास 9 यस है। अब ये सनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने यस है, राइट, यहां पे आप देखिए 2 है। ठीक है, तो ये वाला आपको न्यूमरेटर में लेना है, टोटल नंबर ऑफ यस जो है वो न्यूमरेटर में लेना है। तो इन शॉर्ट आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी देख रहे हैं गिवन यस। ठीक है, तो गिवन यस आपको ऑब्वियसली 2 है, बट टोटल नंबर ऑफ यस है आपका 9। ठीक है, अब सिमिलरली ओवरकास्ट के केस में हम ढूंढेंगे तो 4/9 आएगा। रेन के केस में हम लोग ढूंढेंगे तो प्रॉब्ली हमको 3/9 आएगा, राइट। 3 वैल्यू इधर है, डिवाइड बाय 9। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विद रिस्पेक्ट टू नो, तो नो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 नोज है, राइट। तो हर एक वैल्यू को मैं 5 से डिवाइड करूंगा यहाँ पे, जो ये नो का कॉम्पोनेंट है 2/5। ठीक है, अब ये हो गया मेरा आउटलुक का। अब सिमिलरली मैं टेम्परेचर का ले लेता हूँ मेरे नेक्स्ट फीचर का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के केस में कितने नंबर्स हैं यूनिक वाले। ठीक है, टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर देखिए हॉट, माइल्ड एंड कूल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं हॉट, माइल्ड एंड कूल ये 3 ले लिया। अब मेरे को ऑब्वियसली यहाँ पे फर्स्ट क्या ढूंढना है, यस कितने हैं टोटल, नो कितने हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन हॉट गिवन यस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन नो। अब ये कैलकुलेट करना है। अब हॉट के केस में टोटल यस कितने हैं आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, हॉट के केस में आप प्रॉब्ली फाइंड आउट करेंगे 2 4 3 होगा, राइट। मैं यहाँ से देख के बोल दे रहा हूँ, बट मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर दिया। और यहाँ के केस में 2 2 1। ठीक है, अब फाइंड आउट करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विथ रिस्पेक्ट टू यस। टोटल नंबर ऑफ यस 9 है, तो यहाँ आएगा मेरा 2/9 4/9 3/9। सिमिलरली नो के केस में 2/5 और 2/5 नहीं होगा ये हाँ 2/5, और यहाँ भी आएगा 1/5। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको प्रॉब्ली मिल रहा है पूरा इजीली, आप इसके हिसाब से देख पा रहे हैं टेम्परेचर। ठीक है,
अब लेट्स कंसिडर कि मैं ये दो फीचर ही यूज करने वाला हूं अभी के लिए ना, मैं सिर्फ ये दो फीचर यूज करूंगा। तो अभी के लिए मैं सिर्फ ये दो फीचर ही यूज करूंगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा प्रेडिक्ट करने का व्हाट इज द आउटपुट, ठीक है। यहां पे हम लोग कोशिश करेंगे टू प्रेडिक्ट व्हाट इज द आउटपुट। तो लेट्स से कि अगर मेरे पास नया टेस्ट डेटा में सनी आता है और हॉट आता है, जैसे आउटलुक आपका सनी आ गया, टेम्परेचर आपका हॉट आ गया, तो इसका आउटपुट क्या है हमको प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। बट इससे पहले मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ यस भी ढूंढ लेता हूं, टोटल नंबर ऑफ यस। तो यस के केस में यस और नो, आपका आउटपुट यस और नो है। तो अगर आप यहां पे देखें टोटल नंबर ऑफ यस कितना है, टोटल नंबर ऑफ नो कितना है, 9 5 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 9/14। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कैलकुलेट करने के लिए आपको कितना चाहिए यहाँ पे, 5/14, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग बेसिकली देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस यस और नो, ठीक है। अब इतना सारे प्रोबेबिलिटीज यूज कर लिए, अब हमको क्या करना है, हमको बेसिकली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखिए हमको प्रेडिक्ट क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हमको प्रेडिक्ट देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमको क्या क्या चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यस गिवन सनी कॉमा हॉट, क्योंकि यही दो इनपुट फीचर है, राइट। देखिए ये दो इनपुट फीचर है, राइट, सनी एंड हॉट है मेरे पास। तो हमको प्रेडिक्ट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू यस व्हेन सनी एंड हॉट इज गिवन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लिख दे तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, राइट, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी गिवन यस मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉट गिवन यस। सेम इक्वेशन गाइस, मैं सेम का सेम इक्वेशन लिख रहा हूं, कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉट। और हम लोग ने बात भी कर लिया था कि डिनोमिनेटर को हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ यस नो भी ढूंढने टाइम ना सेम ही डिनोमिनेटर में आएगा। तो अब यहां देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस आपका है 9/14, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 9/14, ठीक है। मैं कैलकुलेट करके यहां लिख दूंगा 9/14, 9/14 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी गिवन यस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी गिवन यस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी में जाते हैं हम ये वाला इवेंट में, देखिए गिवन यस, तो यही वाला वैल्यू आएगा मेरा 2/9। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 2/9 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गिवन हॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉट गिवन यस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉट गिवन यस कहां है, हॉट वाला ये है और यस ये है, तो ये भी होगा मेरा 2/9। तो फाइनली आप जाके कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपको करीबन हमको मिलेगा 2/63 और ये है मेरा प्रोबेबिलिटी 0.031, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हैं इसका आउटपुट। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो भी ढूंढेंगे, क्योंकि दोनों में से जिसका भी प्रोबेबिलिटी आता है ना, हम जिसका भी हाई आता है हम लोग वही लेंगे आउटपुट, ठीक है। तो यहां पे मेरे को आ गया आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू दिस सनी कॉमा हॉट। अब यहां पे मैं प्रोबेबिलिटी डिफाइन करूंगा, तो सेम फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी गिवन नो, राइट, गिवन नो। और सिमिलरली मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, ठीक है, यहां पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी गिवन नो मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉट गिवन नो, है ना, और डिवाइडेड बाय होगा किससे, यही सारे वैल्यू से जो कांस्टेंट है, तो यहां पे मैं कांस्टेंट लिख दूंगा, राइट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कितना है, देखिए आप यहां पे कैलकुलेट करके 5/14, 5/14 मेरा आ गया इधर, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी विद रिस्पेक्ट टू नो, ऊपर जाके देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी विद रिस्पेक्ट टू नो 3/5, राइट। सो ये हो गया मेरा 3/5 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉट विद रिस्पेक्ट टू नो, हॉट विद रिस्पेक्ट टू नो है 2/5, ये वाला वैल्यू, तो यहां पे मेरा आ गया 2/5, ठीक है। सो फाइनली जब मैं कैलकुलेशन करता हूं मैथमेटिकली, तो आपको करीबन यहां पे मिल जाएगा 0.085। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस विथ रिस्पेक्ट टू दिस फीचर इज नथिंग बट 0.031 एंड 0.0285। अब देखिए ये दोनों का समेशन 1 नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वलाइज करेंगे 1 में लाने के लिए, सो दैट हम लोग एग्जैक्ट परसेंटेज ढूंढ पाए। सो फाइनली अगर मैं बात करूं, फाइनली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, राइट, गिवन सनी कॉमा हॉट, इट विल बी नथिंग बट इट विल बी 0.031। देखिए 0.031 तो यस का है ही, बट दिस विल बी डिवाइडेड बाय 0.031 प्लस 0.085।
क्योंकि हम मेरे को 100% से कैलकुलेट करना है, तो मैं नो का भी इधर ले लूंगा, राइट। तो इसका आउटपुट जो आएगा ये आएगा 0.27, इसका मतलब 27% प्रोबेबिलिटी ऑफ यस है, ठीक है। अब सिमिलरली मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कैलकुलेट करूं 100% के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे मेरा सनी कॉमा हॉट है, तो ये आएगा आपका करीबन, यहां पे मैं लिख देता हूं 0.085 डिवाइडेड बाय 0.031 प्लस 0.085। 100% से देखिए यस और नो का कॉम्बिनेशन ये है, मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ढूंढना है, तो मैं सिर्फ नो का लेके डिवाइडेड बाय ये दोनों करूंगा। तो यहां पे आप देख पाएंगे जो रिमेनिंग परसेंटेज है मेरा, इट विल बी नथिंग बट 0.73 विच इज नथिंग बट 73%। अब जब इसका मतलब जब क्या आपका न्यू डेटा आता है, और ये न्यू डेटा में बेसिकली आपका जो आउटलुक है वो सनी है और हॉट है, तो इसका आउटपुट क्या प्रेडिक्ट होना चाहिए? 73% इट इज सेइंग नो एंड 27% इट इज सेइंग यस। अब आपको पता है इसका प्रोबेबिलिटी हाई है, मोर देन 50%, राइट। इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी हाई है, तो इसका जो फाइनल आउटपुट होगा वो होगा 0। सो इसका कंक्लूजन क्या होगा? इसका कंक्लूजन ये होगा, जब भी आपका टेम्परेचर सनी और आपका ये वाला दूसरा फीचर हॉट होता है, देन द पर्सन विल नॉट प्ले, ठीक है। देखिएगा कितना सिंपल सा इक्वेशन लेके हम लोग ने एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को इजीली सॉल्व कर दिया है, और यही पावर है पूरा बेस थ्योरम जो नेव बायस में स्पेसिफिकली यूज हो रहा है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए। बहुत क्लासिफिकेशन एंड बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, बट हमेशा याद रखिए कि जो ये है ये बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी से आपको कैलकुलेट करने का मौका देता है। तो यहां पे मैंने आपका पूरा मटेरियल्स लिख दिया, अगर नहीं समझ में आएगा इस प्लीज मेक श्योर रिवाइज करिए, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। हम लोग ने ये प्रोबेबिलिटीज पढ़ा हुआ है, और वही इक्वेशन को हम लोग डेटा सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिए, राइट। सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।